हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी लर्न पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को पता है, जून 2024 की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो ऑलरेडी आपके पास नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और एग्ज़ाम आपके पास जून लास्ट वीक में आपके देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें आज की क्लास, आपके पास स्पेशली आपने थंबनेल भी आपने देख लिया होगा, टाइटल देख लिया होगा, आपके पास चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम इसमें आपके कवर करने वाले हैं। और ये आपके पास एग्ज़ाम हुआ था नवंबर 2023 में। नवंबर 2023 में साइकोलॉजी सेक्शन के अंदर कुछ एक टॉपिक आपके न्यूज़ में ऐड हुए हैं, उसके बारे में बात कर लेंगे। साथ में इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ क्या रहेगा, पहले आप देख लीजिए साइकोलॉजी सेक्शन दिसंबर 2023 की ऑफिशियल जो फाइनल आंसर की है, जो कि रिजल्ट वाले दिन आपकी रिलीज़ की जाती है, उसके अकॉर्डिंग सही आंसर आपके पास एचपी बोस द्वारा कौन से कंसिडर किए गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डायरेक्ट, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं रहेगी इस वीडियो में। एक्सप्लेन की वीडियो अलग से करेंगे, विद ऑप्शन सॉल्व करेंगे इसको किसी और फर्दर वीडियो के अंदर। अभी फिलहाल हम देखेंगे यहाँ पर राइट आंसर कौन से और कौन कौन से नए टॉपिक आपके पास इस बार एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न आपके पास है, सर्वाधिक माननीय व्यवहार। ऑप्शन आपके पास दिए गए, मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर कैन बी इजीली एक्सप्लेन, हैज मल्टीपल कॉजेज, स्ट्रीम्स फ्रॉम अनकॉन्शियस डिजायर, डिपेंड्स ऑन सोशल इन्फ्लुएंस। तो सर्वाधिक जो माननीय व्यवहार है ये किस पर निर्भर करता है, ये आपके पास हिज मल्टीपल कॉजेज, मल्टीपल कारण जो आपके पास रहते हैं, अनेक कारण जो होते हैं मानवीय व्यवहार के परिवर्तित होने के, जैसे कि व्यक्ति का इन्वायरमेंट का जो प्रभाव है व्यक्ति के व्यवहार में दिख जाता है। आदमी परेशान है, उससे मजाक आप करेंगे तो डांट पड़ने वाले हैं। तो बिहेवियर जो है, जो बाहरी कारक है, उसके ऊपर आपके निर्भर करता है कि आपके पास किस तरह का बिहेवियर कोई व्यक्ति आपके साथ प्रदर्शित कर रहा है या उसका दिख रहा है, उसके फेस रीडिंग आप कर पा रहे हो। उसका जो फेस रीडिंग है वो आपको बता देगा कि इस समय मूड आपके कैसा है किसी व्यक्ति का। तो ये क्वेश्चन क्या डायरेक्ट था? तो बिल्कुल ये डायरेक्ट नहीं था, और ऐसे क्वेश्चन को आप कभी भी कवर आप कर नहीं सकते। ये आपके पास आपकी जो तार्किक बुद्धि है, अगर आप एग्ज़ाम में कॉशियस हो तो उसके बेस पर इसको आप सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न आपके पास है, एक समाज निहित और स्पष्ट के नियम के अनुसार आचरण को नियंत्रित करने के लिए स्थापित करता है, जिसे कहा जाता है। यानी कि एक समाज निहित और स्पष्ट के नियम के अनुसार आचरण को नियंत्रित करने के लिए स्थापित करता है, जिसे आपके क्या कहा जाएगा। एक बार इंग्लिश में देख लेंगे। इंग्लिश में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा इजी हो जाता है साइकोलॉजी सेक्शन स्पेशली। तो उसमें इंग्लिश का जो एक बार आपने ज़रूर आपने रीड आउट कर लेना, ताकि आपको पता लगे क्या है और क्या आपके पास नहीं है। अ सोसाइटी एस्टेब्लिश टू ग्रो कंडक्ट अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इम्प्लिक्ट एंड एक्सप्लिक्ट आर रेफर टू एज, माफ कीजिएगा। तो इसमें अगर हम देखें, जो आपके पास जब आचरण को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है समाज हित में, है ना, तो यहाँ पर आपके पास ये सीधे सीधे तौर पर किस में चला जाएगा, एक मानदंड आपके पास निर्धारित किए गए हैं, नियम आपके लिए निर्धारित किए गए हैं, उनको आपको मानना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन जो डी है, नॉर्म्स, ये बिल्कुल आपके सही है। और फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए एक्चुअल में प्रश्न आपके पास है क्या। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त गुण है। तो यहाँ पर जो भी तक हमने क्वेश्चन देखे, पहला क्वेश्चन, सेकंड आपके पास और आपके पास थर्ड हम देख रहे हैं, ये तीनों ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके कवर नहीं किए जा सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपके पास अब थोड़े से ज़्यादा आपके पूछने शुरू कर चुका है एचपी बोस। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहे, कॉन्शियस रहे, एग्जाम के समय आपकी इसको आराम से हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त गुण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेड्स। अब यहाँ पर अगर आप देखिए, आई कलर, ब्लड टाइप या फिर आपके पास हाइट, तीनों की हम बात करेंगे, ये हेरिडिटी बेस है या फिर आनुवंशिकता के आधार पर ये आपके पास आगे ट्रांसफ़र होते हैं जीन्स के, जो जीन्स के साथ ही ट्रेवल्स करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जबकि आपके पास सनटेन है, यानी कि जो आपके पास सूर्य की जलन है, जिसको आप जो कहते हैं कि आपके पास सन बाथ वगैरह भी लेते हैं, तो इसी के लिए लेते हैं। इसको आप एक्वायर करते हैं कि धूप में आप चले जाओगे तो आपका जो है रंग थोड़ा सा जो फीका आपका हो जाएगा, या रंग आपके पास जो है थोड़ा ब्राउन ब्राउन आपके हो जाएगा। तो ये वही वाली बात है। ये भी कैसा था, कॉन्शियस आपके पास रहना होना था और देखना था कि आपके पास बाकी की तीन है, ये हेरिडिटी बेस है। तो आपके पास एक क्वेश्चन इसमें जो ऑप्शन जो आपके देखने को मिल रहा है वो क्या है, सन टैन। तो आपके पास सूर्य की जो जलन है, इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। आधे घंटे बैठ जाना आप गर्मी में,
आपको लग जाएगा पता कि आपका जो है ये किस तरह से प्राप्त किया जाता है, अगर किसी को डेमो आपके लेना होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न आपके पास अगला जो रहेगा, प्रश्न आपके पास अगला है, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प एजुकेटर। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की सहायता करता है, तो किस रूप में करता है या किस तरह से करता है? समझने में कि छात्र कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, या प्रभावी शिक्षण रणनीतियों का विकास करने में, अधिगम संकटों का मूल्यांकन और निदान करने में, या फिर ये सभी? अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट्स एक्वायर नॉलेज, डेवलपमेंट इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी, एसेस एंड डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज। तो यहाँ पर ये सारे आपके सही है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेटर को कैसे हेल्प करेगा? इन सभी जो आयाम के आधार पर आपके पास ये हेल्प करता है। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्किनर के लिए विकास परिणाम है। फॉर स्किनर डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ, तो किसका रिजल्ट है? एक सतत आकार देने की प्रक्रिया का, परिपक्वता का, पुनर्जीकरण का, व्यवहार का, आकस्मिक गुणात्मक पुनर्गठन का। तो यहाँ पर आपके पास इंग्लिश में इसको समझना थोड़ा सा आसान है। अ कंटिन्यू शेपिंग प्रोसेस, मैचुरेशन, रिकैपिटेशन, सडन क्वालिटेटिव रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बिहेवियर। तो किसका आपके पास रहेगा? स्किनर, बी एफ स्किनर। कौन सी थ्योरी दी थी जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। कितना बेसिक आपके क्लियर है? 4-5 थ्योरी ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पास, बी एफ स्किनर की आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास थ्योरी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ज़रा कितने आपके स्टूडेंट पुराने हैं, कितनों को अभी तक याद है। यहाँ पर हम सीधे सीधे तौर पर बात कर लेते हैं कि इसका राइट आंसर आपके पास क्या होगा। तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग आपके मुंह से निकल गया, कोई बात नहीं। जो आपके पास स्किनर की जो थ्योरी थी, ये जो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी, ये आपके पास जो रिजल्ट थी, किसका रिजल्ट थी? कंटिन्यू शेपिंग प्रोसेस का। तो ऑप्शन जो फर्स्ट था ये बिल्कुल आपके सही था, यानी कि एक सतत आकार देने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आपके पास बी एफ स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसको आप देखते हो। तो यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग से 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 5 और नेक्स्ट आपके पास जो देखने को मिला क्वेश्चन नंबर 6। ये 2 क्वेश्चन आपके पास एक ही थ्योरी से थे। आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग एम टू कंडीशन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को ही आपके पास क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत हिंदी में इसको कहा जाता है। तो एक ही बात है दोनों की। और इसने किसके ऊपर प्रयोग किया था ये आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, क्योंकि गलती से मुझसे ही निकल गया एक्सप्लेन करते करते। तो यहाँ पर आपके पास देख लीजिए, इसमें क्या आपके पास होगा? ऑपरेंट कंडीशनिंग एम टू कंडीशन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंध का उद्देश्य है किस प्रकार के व्यवहार को अनुकूलित करना है। तो यहाँ पर किस तरह के रिफ्लेक्स होगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा, ओनली थॉट्स एंड फीलिंग, या फिर आपके पास रिस्पोंडेंट। तो यहाँ पर अगर हम सीधे सीधे तौर पर बात करें तो ये इमीडिएट रिस्पॉन्स यानी कि उत्सर्जित प्रतिक्रियाओं का आपके पास ये जो उद्देश्य इसका जो एकमात्र यहाँ पर देखने को मिलेगा, व्यवहार को अनुकूलित करना है। किसके अंतर्गत? आपके पास उत्सर्जित प्रक्रियाओं के अंतर्गत आपके देखने को मिलेगा। ऑप्शन भी बिल्कुल आपके यहाँ पर सही था। अगला प्रश्न आपके पास रहेगा यहाँ पर, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कारकों की जो परस्पर क्रिया से जो रोग प्रतीत होते हैं कहलाते हैं। फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट रिजल्ट टू सीम इलनेस आर कॉल्ड। क्या कहा जाएगा? कि आपके पास कन्वर्जेशन डिसऑर्डर, या फिर साइकोसोमेटिक, या फिर आपके पास हाइस्टेरिकल, या फिर सोमेटिक। क्या आपके पास होगा? रूपांतरण विकार, मनोदेहिक, या फिर हिस्टेरिकल, या फिर आपके पास देहिक। तो ये होगा मनोदेहिक। तो ऑप्शन जो बी था बिल्कुल आपके पास ये सही रहेगा। तो यहाँ पर शारीरिक और मानसिक कारकों की बात की गई है, तो यानी कि फिजिकल एंड आपके पास साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट रिजल्ट टू सीम इलनेस आर कॉल्ड। मनोदेहिक आपके पास ये कहलाएगा, साइकोसोमेटिक आपके पास ये कहलाएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल आपके सही होगा। एक्सप्लेन इसको अगले किसी वीडियो में कर देंगे, फिर समय आपका ज़्यादा लग जाएगा। हम बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन इंटेलिजेंस को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? ऑप्शन आप देख लीजिए। द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्ट एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, अमूर्त रूप से सोचने और अनुभव से सीखने की क्षमता। ओके, नेक्स्ट आपके पास है, उन सभी कारकों को शामिल करें जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करते हैं। इंक्लूड ऑल द फैक्टर दैट मेक वन पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अनदर। ये नहीं होगा। नॉलेज ऑफ ए ग्रेट मैनी फैक्ट्स, इसको छोड़ दीजिए। ऑप्शन जो फर्स्ट है यही आपके पास बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट था बिल्कुल आपके पास यहाँ पर सही हो जाएगा कि इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के लिए जो बाकी के ऑप्शन, उसमें सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। और ऑफिशियल आंसर की जो फाइनल है उसके अकॉर्डिंग भी आपके पास
ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य है। द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज टू इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस, इनहेंस स्टूडेंट मोटिवेशन, फैसिलिटेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट, इंक्रीज स्कूल फंडिंग। तो क्या उद्देश्य शिक्षा मनोविज्ञान का है, यानी कि आपके पास क्या प्राइमरी गोल्स आपके पास है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, ये आपने बताना है। तो क्या करना है आपके पास, फैसिलिटेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अध्ययन और विकास को सुविधाजनक बनाना है। ये क्वेश्चन ऐसे है कि जो आपके पास किसी भी आप बुक को पढ़ लीजिए, वहाँ से इसको आप कवर कर नहीं सकते। ये आपके पास कॉन्शियस आपको रहना होगा। स्टूडेंट सेंटर, चाइल्ड सेंटर के बेस पर क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि अब दो दो तीन तीन क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। तो आराम से प्राइमरी गोल एजुकेशन का जो क्या है आपके पास, अध्ययन और विकास को सुविधाजनक बनाना है। तो उसके आपके पास प्रयास आपके चल रहे हैं, और एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी इस बात का आपके पास बाकायदा जो है जिक्र किया गया है। अगले पर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके पास जो देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का विषय नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोमेन्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ऑप्शन आपके पास है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। इन तीनों की हम बात करते हैं किसके अंदर, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। ये तीनों चीज़ें पढ़ते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे आपके बात की गई है, सोशल डेवलपमेंट पे आपके पास बात की गई है, इमोशनल डेवलपमेंट आपके पास इस पर बात की गई है कि इमोशंस आपके पास कैसे जो है इफ़ेक्ट करते हैं बाहरी तत्वों उसके ऊपर, ये सारी बातें की गई है। लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट पे बात नहीं की गई है। हालांकि जो ये शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है, ये फिजिकल डेवलपमेंट पर जो आपके पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसके अंदर ये ज़रूर बात करता है, लेकिन ये आपके पास एजुकेशनल साइकोलॉजी में नहीं आएगा। फिजिकल डेवलपमेंट आपके पास ये अलग से जो आपके पास देखने को मिलता है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का भाग नहीं है। हालांकि शरीर के आकार जो परिवर्तन होते हैं, भार वगैरह है, जो बाहरी आपके पास जो शरीर का ढांचा है, उसके विषय में ज़रूर आपके पास रंग रूप के बारे में थोड़ी सी बात करती है, लेकिन जो आपके पास डायरेक्ट तौर पर इसमें बात नहीं की जाती है। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का एक मुख्य सिद्धांत है, अ की प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज, क्या आपके पास रहेगा। तो ऑप्शन अगर आप देखें, वन साइज फिट ऑल टीचिंग, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, एक्सक्लूसिव फोकस ऑन कंटेंट नॉलेज, टीचर्स सेंट्रल क्लासरूम। क्या होगा आपके पास, ऑप्शन बी डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। शिक्षा मनोविज्ञान एक मुख्य सिद्धांत है, किस तरह का, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस का। ये डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन आपके पास देता है, विभेदित निर्देश आपको देता है कि किस विषय पर आपके पास बात की गई है। शिक्षा मनोविज्ञान जो आपके पास है, ये आपके पास किस तरह से डेवलपमेंट होती है उसके बारे में ये बात करता है। आगे चलेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान में पालना या प्राकृति पालना विवाद से क्या मतलब है। द नेचर नर्चर डिबेट इन एजुकेशनल साइकोलॉजी रेफर टू द, तो आपके पास इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, ज्ञान प्राप्ति पर आनुवंशिकता बनाम पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक वर्सेस इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑन लर्निंग। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की बिल्कुल आपके पास ये सही हो जाएगा। डायरेक्ट आपके पास अब मैं क्वेश्चन आंसर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम के लिए आप इसको देखें तो आपको पता होना चाहिए कि नवंबर 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके राइट आंसर फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग क्या है, तो उसके बेस पर इसको लेकर चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब सॉल्व कर रहे हैं। बाकी विद ऑप्शन अगर आप चाहें तो अगर एग्ज़ाम के समय आप देखो तो डेफिनेटली आप इसको विद ऑप्शन जरूर इसको सॉल्व करना। बाकी एक बार मैं एग्ज़ाम से पहले वैसे मैं करवा दूंगा। कौन सा सिद्धांत सूचित करता है कि सीखना दर्शन और अनुकरण के माध्यम से होता है। विच थ्योरी सजेस्ट दैट द लर्निंग ऑक्योर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड लिमिटेशन। ये किसके द्वारा आपके पास कहा गया है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन जो बी है, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत आपके पास ये देखा गया है कि आपके पास ये सजेस्ट करती है सोशल लर्निंग थ्योरी कि लर्निंग जो आपके पास कैसी होगी, ये ऑब्जर्वेशन एंड लिमिटेशन से आपके पास होगी। ये लिमिटेशन ना होकर मेरे ख्याल से इसकी स्पेलिंग आपके गलत है इस पेपर के अंदर, ये इमिटेशन होना चाहिए, जो नकल जिसको हम कहते हैं या अनुकरण जो आपकी हिंदी में इसमें अनुकरण सही है, लेकिन ये आपके पास इंग्लिश में गलत आपके लिखा है, तो ये इमिटेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट चलेंगे, सोच भावना और कार्यों के बारे में चेतना की डिग्री है। डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट थिंकिंग फीलिंग एंड एक्शन इज।
तो ये आपके पास किसकी होगी, सेल्फ अवेयरनेस की होगी। सोच, भावना और कार्यों के बारे में चेतना की जो डिग्री है ये सेल्फ अवेयरनेस आपकी होती है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट आपके पास है, कॉन्शियसनेस की बात की गई, सेल्फ अवेयरनेस आपके पास ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। इवेल्युएशन ऑफ सेल्फ बेसिस ऑन द रिफ्लेक्शन और सोशल कंपेरिजन इज नॉन एज। तो ऑप्शन आपके पास देख लीजिए, ऑप्शन जो बी है सेल्फ स्टीम, बिल्कुल आपके पास ये सही हो जाएगा। स्वयं का मूल्यांकन, प्रतिबिंब या सामाजिक तुलना पर आधारित के रूप में जाना जाता है। इवेल्यूशन ऑफ सेल्फ बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन और सोशल कंपेरिजन इज नॉन एज सेल्फ स्टीम। आत्म सम्मान, ये जो आपके पास मैस्लो की जो थ्योरी है उससे ये वाला क्वेश्चन था। डायरेक्ट नहीं था लेकिन इनडायरेक्ट जरूर था। कैसे था वो हम बाद में देख लेंगे कभी और। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आपके रहेगा, मानसिक बीमारी के विकास में एक वंशानुगत घटक का परिणाम है जिसे जाना जाता है। देयर इज एन एविडेंस ऑफ ए हेरिडिटी कॉम्पोनेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल इलनेस नॉन एज। तो इसको किसके रूप में, आपके मानसिक बीमारी के विकास में एक वंशानुगत घटक का जो परिणाम है जिसे जाना जाता है आपके पास किसके नाम से, सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल आपके ये सही होगा। ये आपके पास जो क्वेश्चन आपसे डिसऑर्डर वाले पूछे जाते थे, उस डिसऑर्डर वाले क्वेश्चन का आपके पास ये चेंज कर दिया गया है। पहले डिसऑर्डर आपके पास सिंपल से पूछे जाते थे, आपके पास डिस्ग्राफिया क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, डिस्कैलिकुलिया क्या है, उस तरह का क्वेश्चन ये थोड़ा सा आपके चेंज किया है। ऐसे एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उसके बारे में ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं। अगला प्रश्न, बौद्धिक विकास का जो सिद्धांत है किसने दिया। बहुत आसान प्रश्न था, डायरेक्ट आपके है, ये जीन पियाजे का आपके पास है, ऑप्शन बी। अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी इंक्लूड द डेवलपमेंट एंड परफेक्शन ऑफ टेक्निक्स फॉर मेजरिंग। सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयुक्त पहलुओं में मापने के लिए तकनीकों का विकास और पूर्णता शामिल है। ऑप्शन जो इसमें डी है ये आपके पास एटीट्यूड और ओपिनियन दोनों आपके पास ये हो जाएगा। तो ऑप्शन जिसमें जो डी था बिल्कुल आपके ये सही देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपके पास है शिक्षिक मनोविज्ञान। ओके, कोई बात नहीं। शिक्षिक मनोविज्ञान एक स्कूल बोर्ड को सलाह देते हैं। तो शिक्षक मनोविज्ञान आपके पास किस तरह के बोर्ड को आपके सलाह देंगे, द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एडवाइज स्कूल बोर्ड ऑन न्यू करिकुलम। ऑप्शन जो डी था बिल्कुल आपके ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, स्कूल में बच्चे का सामना होता है, इन द स्कूल द चाइल्ड फेस। तो चाइल्ड क्या क्या चीज़ें फेस करता है आपके पास, न्यू सोसाइटी पूरी की पूरी आपकी ये फेस करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, जेडपीडी से डायरेक्ट आपके पास ये क्वेश्चन है। निकटतम विकास क्षेत्र की अवधारणा किसके द्वारा आपकी, तो ये आपके वाइगोस्की का आपके पास है। ले वाइगोस्की ने जेडपीडी का ये कॉन्सेप्ट आपके पास जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसको कहा जाता है, तो उससे संबंधित था। तो ऑप्शन आपके पास पहला ही है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको परेशानी होनी चाहिए थी। अगला आपके पास क्वेश्चन रहेगा, शिक्षक मनोवैज्ञानिक प्रासंगिक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज रेलेवेंट टू। तो किससे आपके पास है, ये सभी से है। क्लासरूम टीचर से भी आपके पास रहेगी, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से भी रहेगी, पेरेंट्स एंड आपके पास केयर गिवर्स यानी कि देखभाल करता जो आपके पास है, केयर गिवर्स सभी से आपके भी ये देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से आपके पास कौन सी व्यक्तिगत शिक्षार्थी विशेषता का एक उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडिविजुअल लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपके पास ये किससे रहेगा, ऑप्शन जो फर्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक आर्थिक स्थिति से ये संबंधित आपके देखने को मिलेगा। द रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन असेसमेंट इंक्लूड्स, मूल्यांकन में शिक्षक मनोविज्ञान की भूमिका में शामिल है। तो ये सभी आपके पास एस्पेक्ट किसमें रहेंगे, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल आपकी ये सही हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन आपने खुद से देख लेना है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न आपके पास है, सीखने, ध्यान, समृद्धि, भाषा, सोच, तर्क और आपके रचनात्मकता जैसी मानसिक गतिविधियों में परिवर्तन या स्थिरता है। चेंज और स्टेबिलिटी इन मेंटल एक्टिविटीज सच एज लर्निंग, अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, थिंकिंग, रीजनिंग एंड क्रिएटिविटी इज, ये किससे संबंधित है, सारी चीज़ें। सोचने की बात की जा रही है, ध्यान लगाने की बात की जा रही है, स्मृति यानी यादों की बात कीजिए, भाषा का विकास आपके होगा कहाँ पर होगा, सोच, तर्क, विचार आप कहाँ पर करोगे, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही।
कौन सा कारक एक व्यक्ति की ज्ञान प्राप्ति और उसका उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है? विच फैक्टर रेफर टू एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू एक्वायर अप्लाई नॉलेज? तो ये आपके पास किसका आपके रहेगा? तो यहाँ पर ये इंटेलिजेंस का रहेगा, यानी कि एक कारक है व्यक्ति की जो ज्ञान प्राप्ति है उसका उपयोग करने की जो क्षमता है उसकी, वो इंटेलिजेंस वो कहलाएगी, बुद्धिमत्ता उसकी वो कहलाई जाएगी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही था। बुद्धि का द्विकारक बहुत आसान सा प्रश्न था, स्पीयरमैन का है, डायरेक्ट क्वेश्चन था और इजीली आपने सभी ने कर भी लिया होगा। फ्राइडमैन समझ के अनुसार विचार या फिर उद्देश्य जिनके बारे में एक व्यक्ति वर्तमान में जागरूक है या याद कर रहा है उसे कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, अंडरस्टैंडिंग थॉट्स और मोटिव दैट अ पर्सन इज करंटली अवेयर ऑफ और इज रिमेम्बरिंग इज कॉल्ड एज। तो क्या कहा जाएगा? सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके पास देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करिए, कॉन्शियसनेस आपकी वर्तमान में कोई जागरूक है, याद कर रहा है। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस जो कॉन्सेप्ट था सिगमंड फ्राइड के ईगो सुपर ईगो, वहाँ से ये क्वेश्चन आपके देखने को मिला। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास की आदर्श कार्यात्मक स्थिति कहलाती है। ऑप्टिमल फंक्शन स्टेट ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा इसको? इसको कहा जाएगा मैच्योरेशन, परिपक्वता। विकास की आदर्श कार्यात्मक जो स्थिति होती है इसको मैच्योरेशन आपके कहा जाता है। अंतिम प्रश्न, मैच्योरेशन चेंज ऑक्योर इन द फेयरली प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस एंड कंटिन्यू अंटिल। परिपक्वता परिवर्तन काफी पूर्वानुभव क्रम में होते हैं और तब तक जारी रहते हैं जब तक क्या होगा, जब तक कि आपके पास एडल्टहुड आपके पास रहेगा, यानी कि व्यवस्थितता आपके पास ये देखने को मिलेगी। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही था। अच्छा, तो अब हम बात कर लेंगे डायरेक्ट कि कितने क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर ऐसे थे जो कि आपके पास किसी भी बुक से कवर नहीं होंगे। लगभग आपके पास 8 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले जो कि बुक से कवर हो ही नहीं सकते थे। ये आपके पास प्रेजेंट में आपका दिमाग कितना चल रहा है उस पर बेस थे। और कवर करने वाले थ्योरी सेक्शन से कुछ क्वेश्चन थे, तो थ्योरी सेक्शन तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा नहीं, आपके पास 12 से लेकर 13 थ्योरी है, उनको एक बार देख लेना। वहाँ से लगभग आपके पास 7 to 8 क्वेश्चन आपके आए हैं थ्योरी सेक्शन से। तो थ्योरी सेक्शन आप कवर करके जा सकते हैं। अगर जून 2024 का थ्योरी सेक्शन तो आपको करना ही है कवर। बाकी पेडागोजी की अगर हम बात करें तो ये तो ऐसे क्वेश्चन थे, 7 to 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप आराम से खुद भी कर सकते हैं तार्किक आधार पर। तो इसके अलावा बाकी के जो क्वेश्चन थे वो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि जो आपके पास क्वेश्चन चेंज किए गए थे, जैसे कि डिसऑर्डर वाला आपके चेंज किया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन का आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी हम बात करें एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है आपके जो सिलेबस के अंदर है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी को एक बार ध्यान से पढ़ लेना कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, किसने दी है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, ये वाले क्वेश्चन हैं। और इस बार सोशलाइजेशन पर भी क्वेश्चन आपके बने हैं। और इसके अलावा आपके पास जो क्वेश्चन बने हैं वो आपके पास डायरेक्ट नहीं बने बल्कि इनडायरेक्ट आपके बने हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट स्कोर कर सकते थे इसके अंदर आराम से 20 के आसपास कर सकते थे। तो यहाँ पर आप ज़्यादा उम्मीदें लेकर मत चलना। अगर एग्ज़ाम में प्रश्न कुछ इस तरह से बने तो इतना आपको पता होना चाहिए थ्योरी सेक्शन आपने किया है और कॉन्शियस आपने दिमाग लगा लिया, स्टूडेंट सेंटर, टीचर सेंटर, ये चीज़ें आपने थोड़ा सा आपने समझ के कर लिया, 20 तक आराम से यहाँ पे आप स्कोर कर सकते थे। अब हम बात करेंगे यार जून 2024 में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस बार क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्ट भी आए। अगर इस इनडायरेक्ट नवंबर 2023 में आए हैं तो डेफिनेटली आपके पास डायरेक्ट आने के चांसेस है। तो आपको दोनों तरह से प्रिपेयर रहना है और कोशिश करें डायरेक्ट के लिए आप जाए, क्योंकि जून वाला जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा इजी रहता है नवंबर के आपके कंपैरिजन में। तो बाकी समय समय पर आपको जो है मैं गाइडेंस देता रहूँगा। इस पेपर को पूरा हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद एसएसटी सेक्शन, जीके सेक्शन भी हम देख लेंगे, इंग्लिश सेक्शन भी हम इसमें कवर कर लेंगे। बाकी जीवीटी का भी मैं लेकर आऊँगा, जीवीटी वाले में भी देख लेंगे। जीवीटी में तो बड़ा ही जी आपके साइकोलॉजी सेक्शन था, उसको भी हम अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की के उसको भी हम आपके पास सॉल्व कर लेंगे। तो बाकी आप चाहे तो एचपीटेट प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।